हाँ रेडी स्टार्ट। बड़े ही शानदार लफ्जों में पाकिस्तानियों ने आपका स्वागत किया। जब मैं बैटिंग करने गया रौनक, तो लगभग सारे पाकिस्तानी क्रिकेटरों ने उस सब ने मतलब मेरा स्वागत इतनी गालियों से किया कि जो मैंने शायद उस समय सुनी भी नहीं थी। तो उस समय तो मैं कुछ नहीं कर पाया, लेकिन बाद में जब मैं प्लेयर बना तो पाकिस्तान के सारे खिलाड़ियों को आड़े हाथे लिया। हे गाइस व्हाट्सअप, कैसे हैं आप? नमस्ते, प्रणाम, सलाम, राम राम। देखिए लाइफ में ना आपके पास टाइम नहीं है, ये मेरे को मालूम है। सेलिब्रिटीज के पास भी टाइम नहीं है, ये भी मालूम है। तो जब आप लोगों के पास नहीं तो मेरे पास तो बिल्कुल ही नहीं हो। इसलिए एक सिंपल सी चीज, एक शो, एक गेस्ट, एक होस्ट और सिर्फ 13 सवाल जिनके जवाब नहीं है, इसीलिए तो 13 जवाब नहीं। वेलकम। तेरा जवाब नहीं, तेरा बढ़िया बनाया ना? कैसा लगा आपको? कमेंट करके जरूर बताना। लेकिन आज के शो में, पहले शो में हमारे साथ जो गेस्ट हैं ना, उनकी बैटिंग में पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा गेयर था ही नहीं, सीधा 5वें से शुरुआत करते थे। मतलब दिल्ली से लेकर मुल्तान और नॉटिंघम से लेकर एडिलेड, जहां जहां उनका बल्ला बोला वहां वहां इंडिया ने भी हल्ला बोला। हमारे साथ होने वाले हैं वो जो बनाते थे बॉलर्स का कबाब। प्लीज वेलकम वीरेंद्र सहवाग। नमस्ते पाजी, कैसे हैं आप? बहुत बहुत धन्यवाद रौनक, मैं एकदम बढ़िया। आप कैसे हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक हूं। और नमस्ते जी, मैं बउआ बोल रहा हूं। बउआ भी एकदम ठीक है। ये जो आपकी अदाएं हैं यही लोगों को और हमें बहुत पसंद आती हैं। थैंक यू वेरी मच पाजी। बउआ की तरफ से भी बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन इस वीडियो में मेरा एक सपना पूरा होने वाला है। क्या सपना था मेरा? बड़े और महान क्रिकेटर्स से क्रिकेट की कोचिंग लूं मैं, वो पर्सनली मुझे सिखाएं। लेकिन वो सपना कैसे पूरा होगा वीडियो में आपको पता चलेगा। पर उससे पहले 13 जवाब नहीं में पहला सवाल, सवाल नंबर 1। वीरू बाजी तैयार हैं आप? अगर आप क्रिकेटर नहीं होते तो क्या होते? वाह रौनक, ये सवाल मुझसे शायद बहुत लोगों ने पूछा है, मैंने इसका जवाब दिया। मैं डॉक्टर होता, इंजीनियर होता, और पता नहीं क्या क्या। लेकिन सही बताऊं, मैं पढ़ाई में उतना अच्छा था नहीं। तो मुझे लगता है कि मैं या तो 2 चीज़ें कर सकता था। या तो मैं आर्मी में भर्ती हो जाता, जो कि मुझे बहुत शौक है। या दूसरा, क्योंकि मेरी जो फैमिली बैकग्राउंड है वो फार्मर्स की है, तो या मैं फार्मिंग करता। वाह। तो शायद फार्मर ही बनता, क्योंकि अपने घर में मैं सबसे बड़ा बेटा था, तो मेरे माँ बाप मुझे फौज में जाने नहीं देते। तो फार्मिंग ही करता मैं। परफेक्ट। नेक्स्ट सवाल। एक बार आपने 199 यानी 200 बनाने से सिर्फ आप 1 रन पीछे थे, 199 के स्कोर पे आपने सिंगल डिनाई किया था। क्या था वो किस्सा? वाह, ये तो बहुत पुरानी बात है। ये 2008 टूर पे जब हम लोग श्रीलंका में गए थे तब की बात है। और ईशांत शर्मा नॉन स्ट्राइकर एंड पर थे। मुझे याद है कि 199 जब मैं बैटिंग कर रहा था तो मुरलीधरन गेंदबाजी कर रहे थे। तो मुझे श्योर था कि अगर मैं सिंगल लूंगा तो मुरलीधरन ईशांत शर्मा को आउट कर देंगे और हम लोग फिर ऑल आउट हो जाएंगे। तो मन में ये था कि यार मैं कोशिश करता हूं कि जितनी ज्यादा देर मैं बैटिंग करूं तो उतनी ज्यादा रन मैं अपने लिए भी बनाऊंगा और टीम के लिए भी बनाऊंगा। सही बात है। तो ईशांत शर्मा को मैं सेव करता हूं। तो पहली दूसरी गेंद पर मैंने सिंगल मना कर दिया और लास्ट गेंद पर मुरलीधर ने सारे फील्डर ऊपर बुला लिए। लकीली फिर भी बॉल गैप में गई और हम लोग भागे जोर से और 1 रन मिल गया। बट 1 ओवर के बाद जब वापस ईशांत शर्मा को स्ट्राइक मिली, स्ट्राइक पर आते ही वो आउट हो गए। तो मैं ज्यादा देर बचा नहीं पाया। तो उस समय माइंड में सिर्फ यही था कि यार अपना 200 तो हो ही जाएगा, अभी नहीं तो थोड़ी देर में। लेकिन अगर 200 करते ही अगर स्ट्राइक ईशांत शर्मा को दे दी तो फिर वो आउट हो जाएगा और ज्यादा रन हम ऐड नहीं कर पाएंगे टीम के लिए। सुपर। इशू भाई अगर वीडियो देख रहे हो तो आप कमेंट जरूर करना। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं पाजी। आपका जो डेब्यू हुआ था वो था 1 अप्रैल 1999 पाकिस्तान के खिलाफ। लेकिन जब आपने डेब्यू किया, जब आप मैदान में आए तो उन्होंने बड़े ही शानदार लफ्जों में पाकिस्तानियों ने आपका स्वागत किया था। वैसे ही किया था जैसे लोग बउआ को चीची बोलते हैं। क्या हुआ था उस टाइम? अप्रैल फूल था पहली बात तो। मेरा डेब्यू अप्रैल फूल में ही चला गया। जब मैं बैटिंग करने गया रौनक, तो लगभग सारे पाकिस्तानी क्रिकेटरों ने, मैं शायद 20-21 साल का लड़का था उस समय, और इतनी मुझे गालियां दी। शाहिद अफरीदी, शोएब अख्तर, यूसुफ योहाना होते थे उस समय, मोहम्मद यूसुफ हैं जो आज, बाकी और शाहिद नज़ीर, जितने भी उनके खिलाड़ी थे, उस सब ने मतलब मेरा स्वागत इतनी गालियों से किया कि जो मैंने शायद उस समय सुनी भी नहीं थी। मैं पंजाबी थोड़ी समझता था क्योंकि मेरे जो पड़ोसी थे, मेरे जो सामने नजागढ़ के घर में रहते थे, वो सब पंजाबी थे। तो वो आते जाते थे तो पंजाबी इत्थे तुस्सी कुस्सी सब समझ में आती थी। तो वो जो गालियां दे रहे थे तो मुझे समझ में तो आ रही थी, बट मैं कुछ कर नहीं सकता था क्योंकि मेरा पहला मैच था। खुद मैं नर्वस था। मतलब 20-25 हज़ार लोग देखने आए हुए थे। मैंने कभी सोचा नहीं था कि इतने लोगों के सामने मुझे खेलने का मौका मिलेगा। तो उस समय तो मैं कुछ नहीं कर पाया।
लेकिन बाद में जब मैं प्लेयर बना तो पाकिस्तान के सारे खिलाड़ियों को आड़े हाथे लिया, और इसलिए शायद वो खुंदक मैंने जो 1999 में मुझे गालियां दी थी ना, 2003-4 में जब हम पाकिस्तान गए, वो 300 रन बनाकर सारी गालियां उन्होंने रिटर्न में की मैंने, और उसका बदला वहां से लिया। तो शायद मेरा अंदर से ही पता नहीं कुछ ऐसा है कि जब पाकिस्तान खेलता है या पाकिस्तान के अगेंस्ट हम खेलते हैं तो मेरा ऑटोमेटिकली खून खोलने लग जाता है। मतलब वो कहते हैं ना कि अंदर खून ऐसे दौड़ता है जैसे पता नहीं क्या, तो वो हो जाता है, और इसलिए शायद मैं पाकिस्तान के अच्छा खेलता हूँ, इसलिए मेरा एवरेज अच्छा है। तभी इतना एक्स्ट्रा प्यार है आपको पाकिस्तान से, है कि नहीं? पाकिस्तानी फैंस और प्लेयर्स शायद आप समझ गए होंगे। खैर, ये मैं जानना चाहता पाजी, अगला सवाल यही है कि अपना डेब्यू करने से पहले किसी एक महान खिलाड़ी से अगर आपको सीखने का मौका मिलता तो किससे सीखते आप? किससे क्रिकेट की कोचिंग लेते आप? मैं क्रिकेट मैंने देखना शुरू किया 92 के वर्ल्ड कप से, जब कपिल देव और सचिन तेंदुलकर के दो ऐसे खिलाड़ी थे जिनको देखना पसंद करते थे, मोहम्मद अजहरुद्दीन। अगर मुझे मौका मिला होता कि मैं अपने डेब्यू से पहले किसी से बात कर पाता तो वो कपिल देव या सचिन तेंदुलकर, ये दोनों में से कोई अगर मुझे मिल जाता तो मैं उनसे बात करता, पूछता इंटरनेशनल क्रिकेट में क्या होता है, कैसे मैं अपने आप को प्रिपेयर कर सकता हूँ। तो ये सारी चीज़ें मुझे मैच से पहले पता चल जाती। तो मैंने ये एक्सपीरियंस सीधा मैच में जाके लिया। शायद इसलिए मैं ज़्यादा नर्वस था, और मेरा डेब्यू मैच जो था उसमें मैं 1 रन पर आउट हो गया। तो लेकिन वो हेल्प ज़रूर मिलती मुझे अगर मैं पहले किसी से मिला होता। जैसे अजय जडेजा मुझे हमेशा बताते हैं वो कपिल देव के साथ ट्रेनिंग करते थे, इवन जब वो 19 साल के थे तब उनके साथ वो प्रैक्टिस करते थे, उनके साथ भागते थे, उनके साथ फील्डिंग करते थे, कैच प्रैक्टिस करते थे, सारे काम करते थे। तो उनके लिए जब वो इंटरनेशनल खेले तो वो इंटरनेशनल नहीं था, उन्हें लगा कि वो कपिल देव के साथ ही खेल रहे हैं। सही बात है। लेकिन हर किसी को वो एक्सपीरियंस नहीं होता, हर किसी को वो कोई खिलाड़ी नहीं मिलता जो उसे गाइड कर सके। तो शायद अगर मुझे मिले होते तो मैं कपिल देव या तेंदुलकर से ज़रूर पर्सनल कोचिंग लेता, उनसे पूछता, सवाल पूछता, बट वो मिस हो गया। लेकिन खैर कोई बात नहीं, फिर भी आज मैं उस मुकाम पे हूँ कि अगर मैं किसी को दे सकूँ, किसी से बात कर सकूँ, इसलिए मैंने अपनी अकेडमीज खोली, स्कूल खोला सहवाग इंटरनेशनल, जहाँ पर मैं बच्चों के साथ शेयर करता हूँ अपना एक्सपीरियंस। इसीलिए मैं क्रिक क्रू के बारे में लोगों को बताना चाहूंगा। डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया है, उस पर क्लिक करिए, एनरोल करिए, ज्वाइन करिए क्रिक क्रू की टीम, और क्रिकेट के महान खिलाड़ियों से आप पर्सनल कोचिंग ले सकते हो। वेरी स्पेशल मौका, लगा दो इस पे चौका। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, सब्सक्राइब करो, एनरोल करो। और किन किन प्लेयर्स की बात करूं मैं? एबी डिविलियर्स, ब्रायन लारा, क्रिस गेल, खुद वीरूपा जी हैं, भज्जी पा हैं, नेहरा जी हैं, ब्रावो हैं, मुरलीधरन भी आपको बॉलिंग सिखाएंगे। सो पाजी, क्रिक क्रू में ये सारे प्लेयर्स हैं जो लोगों को कोचिंग देंगे। इनमें से आपके फेवरेट कौन? वीरेंद्र सहवाग के? मेरे फेवरेट क्रिस गेल, एबी डिविलियर्स, ब्रायन लारा, अपने नेहरा जी के साथ तो हम बचपन से खेलते आ रहे हैं। उनको स्कूटर पर बिठा के ले जाते थे, स्कूटर से वो गाड़ी हुई अपनी क्या कहते हैं सेंट्रो से फिर वो होंडा सिटी आई, होंडा सिटी से फिर वो ऑडी हुई, ऑडी से मर्सिडीज, फिर BMW। तो ये सारी सीटों, मेरे बगल की सीटों पर नेहरा जी बैठ कर गए हैं। हम लोग अंडर 19 से रणजी ट्रॉफी इंडिया तक साथ साथ खेले हैं। तो ये सारे मेरे फेवरेट खिलाड़ी हैं। मतलब पहली बार ऐसा हुआ है कि आप इतने बड़े इंटरनेशनल खिलाड़ियों का एक्सपीरियंस जो उन्होंने किया है इंटरनेशनल खिलाड़ी में, वो आपको बारीक से बारीक की चीज़ों के बारे में बताएंगे। क्रिकेट में आप कैसे ट्रेनिंग कर सकते हैं, कैसे आप खेल सकते हैं, क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए। खासकर आपकी स्किल्स है जो मैटर करती है, लेकिन स्किल्स से ज़्यादा उन्होंने बताया कि आप कैसे मेंटल एस्पेक्ट्स जो है वो इम्पॉर्टेंट होता है। कि एक खिलाड़ी अगर 2 बार 0 पे आउट हो जाए तो उसको माइंड सेट उसका क्या होना चाहिए, किस माइंड सेट के साथ उसे ग्राउंड में उतरना चाहिए। या एक खिलाड़ी ने 200 बनाए हैं बैक टू बैक, तो उसका माइंड सेट क्या होना चाहिए। ये सब चीज़ें आपको क्रिक गुरु के इस वेबसाइट पे मिलेंगी। तो आप किसी भी खिलाड़ी को सब्सक्राइब कर सकते हो। हमने एक ऐसा पैकेज भी बनाया है जिसमें एक ही पैकेज में 10 खिलाड़ी हैं, जिसमें 5 बैट्समैन हैं, बॉलर हैं, विकेट कीपर हैं। तो सभी को डाला है ताकि आप को सारे क्रिकेट के एस्पेक्ट्स मिल सके। बहुत ही जबरदस्त है पाजी। लेकिन रौनक के फैंस के लिए, रौनक छोड़िए, दौआ के फैंस के लिए थोड़ा डिस्काउंट तो बनता है कुछ। अगर वो लोग सब्सक्राइब करें अभी, जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया उस पर क्लिक करके, तो कुछ एक्स्ट्रा मिल सकता है डिस्काउंट? मतलब प्लीज। ये मेरी तो खुशकिस्मती होगी कि अगर बउआ इसको प्रमोट कर रहा है तो मैं उसको 10% जरूर डिस्काउंट दूंगा। जो भी बउआ और आपके फैंस हैं तो वो उनको 10% डिस्काउंट मैं जरूर दूंगा। हालांकि मुझे बाकी प्लेयरों से बात करनी पड़ेगी, बट उनके ब्याह पे मैं बोल ही देता हूं, मैं दे दूंगा। थैंक यू वेरी मच पाजी, मेरी तरफ से भी और दौआ की तरफ से भी। और अगला सवाल, एक ऐसा बॉलर जिसने आपको सबसे ज्यादा परेशान किया है ग्राउंड में।
मुरलीधरन मतलब अगर आज भी मुझे मुरलीधरन को खेलना होता है तो रात को मुझे नींद नहीं आती है, क्योंकि उनका जो एक्शन है वो इतना खतरनाक है कि मुझे समझ में नहीं आता कि कौन सी वो ऑफ स्पिन डालेंगे और कौन सी वो दूसरा डालेंगे। तो एक बार सचिन तेंदुलकर ने बताया हमें कि जब वो अपना हाथ ऐसे ऊपर ले जाते हैं ना तो उनका थंब नजर आता है। अच्छा। तो जो थंब नजर आएगा तो आप उनको पिक कर सकते हो कि वो दूसरा होगा। बट अनफॉर्चुनेटली जब मैं उसको थंब को बड़े ध्यान से देखता था ना तो उनका थंब भी ब्लैक होता था, उनका चेहरा भी ब्लैक होता था, तो मुझे थंब नजर नहीं आता था, तो पता ही नहीं चलती थी कि कौन सी दूसरा डाल रहे हैं और कौन सी ऑफ स्पिन डाल रहे हैं। तो सबसे अगर खतरनाक गेंदबाज मैंने कोई खेला है जिससे मुझे डर लगा हो वो मुरली, 7-8 साल लगे मुझे इंटरनेशनल क्रिकेट में मुरलीधरन को टैकल करने में। तो 2001 से लेकर 2007-8 तक मैं जब भी श्रीलंका से खेलता था तो मुरलीधरन का डर मुझे हमेशा सताता था। ओके, अगला सवाल, एक ऐसा खिलाड़ी, एक ऐसा क्रिकेटर जिसके साथ आप बस की सीट हो, फ्लाइट की सीट हो, रूम हो, कुछ भी शेयर नहीं करना चाहते, कौन है वो और क्यों? ऐसा कभी सोचा नहीं, क्योंकि जब से मैं खेला इंडिया के लिए तो हमने रूम शेयर किया नहीं। बस में भी इतनी सीटें होती थी कि कोई बगल वाली सीट पे बैठता नहीं था, तो ऐसा कभी मौका लगा ही नहीं। बट फिर भी अगर एक नाम लेना हो तो शायद हरभजन सिंह, क्योंकि भाई साहब जब वो मंद मंद पाते थे ना तो उसके साथ बैठना थोड़ा मुश्किल हो जाता था। ये वीडियो वायरल होने वाली है। भज्जू पा के फैंस और वीरू पाजी के फैंस दोनों इसको वायरल करने वाले हैं। मैं तो बोलता हूं अगर भज्जी पाजी आप तक ये पहुंच रही है ना वीडियो, तो आपका भी रिएक्शन इस पे मेरे को चाहिए, इसलिए मैं बोल रहा हूं तेरा जवाब नहीं में भी आपको आना चाहिए, नहीं आना चाहिए? बढ़िया, सुपर। इंस्टा पे टैग करना जिसको जिसको ये पार्ट बेस्ट लगा हो। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। आपसे मिलकर आपके जो बड़े वाले फैंस है वो तो खुश हो जाते हैं, लेकिन आप किसके बड़े फैन हो? किससे मिलकर आप बहुत खुश हो गए थे कि बाबा इनसे मुलाकात हो गई, लाइफ सेट हो गई? कोई ऐसा था आपकी लाइफ में? हाँ, अमिताभ बच्चन। मैं 2003-4 में काउंटी खेलने जा रहा था, तो मैं दिल्ली से एयर इंडिया में था और वो मुंबई से एयर इंडिया में थे, तो हम लैंड एक साथ किए। और जब इमिग्रेशन लाइन में अमिताभ बच्चन बहुत आगे खड़े थे, क्योंकि वो उनकी हाइट जो वो इतनी थी कि मैं बिल्कुल लगभग 100 आदमी मैं पीछे खड़ा हूँगा उनके, और मैंने से उठ के देखा तो अमिताभ बच्चन थे और उन्होंने मुझे देखा और आंखों से आंखें मिली, तो मैंने उनको ऐसे जेस्चर किया हेलो, उन्होंने भी जेस्चर किया हेलो। और उसके 5 या 7 साल बाद मैं उनको मिला पर्सनली शो के लिए, तो उन्होंने मुझे वो बात याद दिलाई कि हम आपको मुंबई और लंदन एयरपोर्ट पे मिले थे, आपको याद है? तो मैं बड़ा हैरान रह गया और बहुत खुश हुआ कि अमिताभ बच्चन जैसे मतलब सुपरस्टार, गॉड कह लें बॉलीवुड के, कि उनको याद था कि 2003-4 में एयरपोर्ट पे मैं वीरेंद्र सहवाग ने मुझे हेलो की थी, मैंने उन्हें की थी। और तो वो उनसे मिलकर आज भी, जब मैं करोड़पति में मिला उनसे शो के दौरान, तो आज भी उन्होंने मुझसे पूछा कि भाई आपको वो बात याद है, तो मैं आज भी खुश होता हूँ कि बताओ इतने साल पुरानी बात उन्हें आज भी याद है। तो वो मेरी फैन मोमेंट थी अमिताभ बच्चन जी के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन पाजी, नजफगढ़ का नवाब या मुल्तान का सुल्तान, इनमें से कोई एक ही टाइटल अगर आपको रखने को बोला जाए तो कौन सा रखोगे और कौन सा छोड़ दोगे? आई थिंक नजफगढ़ का नवाब, क्योंकि मैं पैदा वहीं हुआ हूँ, पला वहीं हुआ हूँ, बड़ा वहीं हुआ हूँ, खेला हुआ, मतलब चप्पा चप्पा जानता हूँ, क्योंकि हर गली गुच्छे में मेरा कोई दोस्त रहता है, वो मुझे लेके जाता था क्रिकेट खिलाने। तो क्योंकि मुल्तान तो बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं होगा कि मुल्तान है कहाँ, लेकिन नजफगढ़ तो सबको मालूम है कि नजफगढ़ दिल्ली में है और वीरेंद्र सहवाग नजफगढ़ से आते हैं, तो नजफगढ़ का नवाब लेना पसंद करूंगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पाजी, एक बार आप पाकिस्तान के खिलाफ खेल क्या रहे थे, उनको पेल रहे थे एज यूजुअल, लेकिन मैदान पे कुछ ऐसा हुआ था कि आपने इंजी भाई को, इंजमामुल हक को बोला फील्ड सेट करने को, तो मतलब क्या था वो किस्सा, क्या हुआ था एग्जैक्टली? फील्ड सेट तो नहीं, बट मैंने रिक्वेस्ट की, क्योंकि मैं करीब 150 के करीब बैटिंग कर रहा हूँ या 100 से ऊपर बैटिंग कर रहा था, मुझे इतना तो याद नहीं मेरी मेमोरी में, लेकिन मेरे लिए ना डीप पॉइंट, लॉन्ग ऑफ, लॉन्ग ऑन, डीप मिड विकेट, डीप फाइन लेग, ये सब पीछे लगाए हुए थे इंजमामुल हक ने, ताकि मैं चौके छक्के ना मार सकूं। तो मैं बड़ी देर से बोर हो गया, 4-5 ओवर, क्योंकि दानिश कनीरिया मेरे लेग्स पे बॉलिंग कर रहे थे पैरों में और मैं डिफेंड करे जा रहा था और चौका लग ही नहीं रहा था। तो मैंने रिक्वेस्ट की इंजमामुल हक से, मैं इंजी भाई उसको लॉन्ग ऑन जो खड़ा है पीछे उसको आगे बुला लो, मेरा दिल कर रहा है छक्का चौका मारने का। तो उन्होंने कहा तू मजाक कर रहा है, मैंने एक बॉल के लिए बुला लो, अगर नहीं मारा तो वापस पीछे भेज देना। तो उन्होंने दानिश कनीरिया को हाथ किया रोक के कि भाई लॉन्ग ऑन को मिड ऑन पे बुलाया आगे 30 यार्ड के सर्कल में, और दानिश कनेरिया को शायद पता नहीं चला उनको, तो उन्होंने गुगली डाली और मैंने उस गुगली को मिड ऑन के ऊपर से छक्का लगा दिया और वो बड़े गुस्सा हुए। और इंजमामुल कहता अंजू भाई आपने आगे क्यों बुलाया उसको? तो उसने कहा दानिश तू चुपचाप बॉलिंग कर, तुझे क्या पता यहाँ क्या हो रहा है, अगर तूने आगे खेलना है तो चुपचाप बॉलिंग कर। जबरदस्त। तो बड़े शांत स्वभाव में उन्होंने डांटा दानिश कनेरिया को।
तो कभी कभी मतलब आपकी इच्छाएं भी पूरी हो जाती है, क्योंकि मैंने पाकिस्तानी प्लेयरों की इच्छाएं बहुत पूरी की हैं, क्योंकि जो शॉर्ट लेग, स्लिप पॉइंट और स्लिप में खड़े होते थे या विकेट कीपर, मैं गाना गुनगुनाता था और मुझसे गाने की फरमाइश करते थे, यार किशोर कुमार का वो वाला गाना गा दो, यार मोहम्मद रफ़ी का वो वाला गाना गा दो। तो उनकी फरमाइशें भी मैंने पूरी की। जबरदस्त, धमाल, एक नंबर। अगला सवाल पाजी, इंडिया का सबसे धाकड़ ओपनर आपको कौन लगता है अभी तक का? अभी तक मुझे लगता है कि मैं ही हूँ धाकड़ ओपनर, या मुझसे पहले वो श्रीकांत हुआ करते थे, क्योंकि 92 के वर्ल्ड कप में जब मैं वर्ल्ड कप देखता था तो वो बड़ी धाकड़ बल्लेबाजी करते थे। जबरदस्त, बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस कंट्री और किस ग्राउंड में खेल के आपको सबसे ज्यादा फील आई, सबसे ज्यादा मजा आया? इंडिया में मैं कहूंगा कि मुझे सबसे बढ़िया ग्राउंड या सबसे जहां खेलने में मजा आता है, हर चीज वाइज, मतलब ग्राउंड वाइज, विकेट वाइज, ड्रेसिंग रूम वाइज, खाना वाइज, वो है मोहाली। जब मैं मोहाली के ग्राउंड पे उतरता हूं तो मुझे ऐसा लगता है यार यहाँ पर तो मैं रन बनाऊंगा ही बनाऊंगा, और मेरा रिकॉर्ड मोहाली ग्राउंड पर अच्छा भी है। वहाँ का ड्रेसिंग रूम बहुत बढ़िया, बड़े बड़े सोफे हैं, तो आप अपने सोफे पे लेट सकते हो। वो जो थिएटर में लगते हैं ना कि पीछे पूरा फ्लैट कर लो और सो जाओ, वो भी कर सकते हो। आउट होके आए तो आपको बाहर बैठने की जरूरत नहीं, अपना सोफा सीधा किया और सो गए 2-1 घंटे। खाना बहुत बढ़िया है, गुलाब जामुन और वहाँ का गाजर का हलवा मैं कभी नहीं भूलता। वो एक राजमा चावल बनाते हैं, वो भी बहुत ब्रिलियंट है। तो कुल मिलाकर इंडिया में तो मोहाली, अगर मैं बाहर के देशों की बात करूँ तो ऑस्ट्रेलिया में मेलबर्न में भी मुझे वही फीलिंग आती है, बड़ा ड्रेसिंग रूम, बड़े बड़े सोफे में बैठने को, खाना बहुत बढ़िया। वहाँ पर इंडियन तो नहीं मिलता, लेकिन मुझे वो वहाँ के लैम्ब चॉप्स और थाई फूड में ना थाई ग्रीन करी मिलती है, वो बहुत ही टेस्टी होती है। और वहाँ की विकेट भी मुझे लगता है कि जब मैं जाता हूँ ग्राउंड, मुझे लगता है यहाँ तो मैं रन बनाऊंगा ही बनाऊंगा। यार ये थाई करी का मेरे को पहले पता होता ना, तो जब मैंने विजिट किया था मेलबर्न का वो क्रिकेट ग्राउंड, तो पक्का ट्राई कर लेता। थोड़ी भूख सी भी लग गई और मेरे को फ्लॉन्ट करने का भी एक मौका मिल गया पाजी, क्योंकि मैं गया हूं मेलबर्न और एमसीजी विजिट किया मैंने। कुछ पिक्चर्स भी मैं शेयर करना चाहूंगा, थोड़ा और फ्लॉन्ट करना चाहता हूं। भाई दिखाओ जल्दी। हाँ, ये और ये भी, चलो नेक्स्ट टाइम के लिए बचा लेंगे। ग्रीन थाई करी, सुपर। नेक्स्ट क्वेश्चन पाजी, अगर आपकी लाइफ पर कोई फिल्म बने, आपकी बायोपिक अगर बने, तो आपको क्या लगता है हीरोइन कौन होनी चाहिए और हीरो किसको लेना चाहिए? देखो, हीरो हीरोइन कोई भी हो, लेकिन प्रोड्यूसर अच्छा होना चाहिए, जो चेक अच्छा दे मुझे। जो मुझे चेक अच्छा देगा उसके बाद चॉइस उसकी होगी, वो जिसे मर्जी हीरो हीरोइन ले ले। क्योंकि एंड में तो एक ही बार पिक्चर बननी है, दोबारा तो बनने नहीं है कि यार चलो इस बार इसको ले लो, अगली बार उसको ले लेंगे। तो इसलिए चेक इंपॉर्टेंट है। हीरो हीरोइन तो कोई भी हो, चल जाएगा। So, मोटे पॉकेट वाले जितने भी प्रोड्यूसर्स ये वीडियो देख रहे हैं, मुझसे संपर्क करें, मैं आपको मिलवाऊंगा, फिर थोड़ा एक रोल मैं भी लूंगा उसमें। अब जो अगला सवाल मैं पूछने जा रहा हूं आपसे, इस सवाल पर आपके फॉलोअर्स हो सकता है आपको पलट के क्वेश्चन पूछें कि वीरूपा जी ऐसा आपने क्यों बोला, क्यों? क्योंकि सवाल ही कुछ ऐसा है। हो सकता है और भी फैंस युद्ध छेड़ दें कमेंट बॉक्स में। और सवाल यह है बाजी कि दादा और धोनी, आपको क्या लगता है दोनों में से बेहतर कैप्टन कौन था और क्यों? संभाल के जवाब देना। मैं कहूँगा कप्तान तो दोनों अच्छे थे, लेकिन बेस्ट जो थे मुझे लगे जो वो सौरव गांगुली थे। क्योंकि सौरव गांगुली ने एक नए सिरे से टीम बनाई, जहाँ पर नए खिलाड़ियों को लिया और टीम रिबिल्ड की और इंडिया के बाहर जीतना सिखाया है। हमने टेस्ट सीरीज ड्रॉ की है, टेस्ट मैचेस जीतने सीखे। जबकि MS धोनी को फायदा ये हुआ कि वही टीम बनी बनाई उनको मिल गई, वो कप्तान बन गए, तो उनके लिए उतना मुश्किल नहीं था नई टीम बनाना। तो इसलिए कप्तान तो दोनों बेहतर थे, बट सौरव गांगुली मेरी नजर में बेहतर बेस्ट कैप्टन थे। तालियां 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 बजती रहनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच वीरूपा जी, हमसे बात करने के लिए और अपना कीमती समय निकालने के लिए। हमारे पास 13 जवाब नहीं थे, लेकिन अब हो गए हैं। पर पाजी आपका जवाब नहीं, आप मस्त कलंदर हैं एकदम। इसलिए काम करते हैं, आपसे एक बार और मुलाकात करते हैं 13 और नए सवालों के साथ। क्या बोलती पब्लिक? हाँ, 13 जवाब नहीं का पार्ट 2 बहुत जल्दी हम यहीं पर देखेंगे। आपको ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। और अगर आप भी वीरूपा जी से कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स फुल ऑन खुला हुआ है। एपिसोड पसंद आया तो दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। हमारा अगला एपिसोड देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना, फेसबुक पे देख रहे हो तो पेज को लाइक करना, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे भी राम राम जरूर बोलना। अपना ख्याल रखना, SMS का पालन करना, सैनिटाइज, मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग। जल्दी मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद। 13 जवाब में।